अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, शादीशुदा मर्द और औरत के दरमियान अगर कोई तीसरा आ जाए, चाहे बीवी की ज़िंदगी में कोई मर्द हो या शोहर की ज़िंदगी में कोई औरत आ जाए, तो उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया आरिफवाला के इलाके में, जहां पर एक शख्स ने अपनी हामला बीवी को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया और डकैती का ड्रामा रचा दिया। वजह क्या थी कि वो पहले से किसी और औरत को पसंद करता था और शादी के 1 साल बाद ही उसने ये सोचा कि अपनी बीवी को कत्ल कर दिया जाए और उस औरत के साथ शादी कर ली जाए। मगर ये सारा मामला तब खुला जब पुलिस ने तफ्तीश की और पुलिस असल कातिल तक पहुंची। यानी जो शख्स अपनी बीवी के कत्ल का मुद्दई था, वही अपनी बीवी का कातिल निकला। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम शोहर का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरिफवाला में हमारे नुमाइंदा शहजाद, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी शहजाद, बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, ये बड़ा ही एक भयानक जो केस वो सामने देखने में आया कि एक खामद ने अपनी ही बीवी को जो है वो ड्रामा रचाते हुए, पहले तो उसने डकैती का ड्रामा रचाया, खुद ही उसको फायर मार के फिर डकैती की 15 पे कॉल कर दी कि हमारे साथ डकैती हुई है, मज़ामत पर डाकुओं ने मेरी बीवी को मर्डर कर दिया। तो जैसे मुकदमे खुद और मुकदमा में मुद्दई बन गया, तो जैसे ही पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया, तो जब पुलिस पहुंची है तो ये जो मुद्दई था तैमूर नामी, जिसने पता चला कि वो खुद उसने अपनी बीवी का मर्डर किया। वजह क्या? वजह ये सामने आई है कि ये दूसरी शादी करना चाहता था। जो इसकी पहली बीवी थी वो भी हामला थी। तो शादी को कितना अर्सा हुआ था इसकी? शादी को 1 साल हुआ था। तो अब दूसरी शादी पता चला है कि अपनी बीवी को कत्ल करके दूसरी शादी करना। अब पता ये चला था कि टिकटॉक के ज़रिए किसी लड़की के साथ इसकी बातचीत चल रही थी, तो इसने ये ड्रामा रचाया डकैती का, फिर 15 पे कॉल की। फिर इसने अब बाद हैरत की बात यह है कि मुकदमा मुद्दई बनने के बाद इसने खुद ही जाके ज़मानत अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली। तब पुलिस को बड़ा इस पे शक हुआ, तो पुलिस ने जब तफ्तीश का मज़ीद आगे बढ़ाया तो ये खुद ही जो है ना वो कातिल निकला। यानी कि मुद्दई ही अपनी बीवी का कातिल निकला, मुद्दई शोहर ही बीवी का कातिल निकला। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस सारे केस के हवाले से और जानेंगे कि इस हद तक ये शख्स चला गया और इस जालिम शोहर का जुल्म जुर्म बेनकाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल 16 विभाग पतन का रहायशी हूँ। 12 जनवरी 2024 को मेरी हमशीरा का कत्ल हुआ था आरिफवाला में। कत्ल करने वाला मेरा सगा मामू का बेटा मेरा बहन था। शादी हुई थी 5 अगस्त 2023 को। शादी के कुछ अरसा बाद ही इनका आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। मुलज़म तैमूर था, गैर औरतों से ताल्लुकात रखता था। हमशीरा इससे ऐसा करने पर मना करती थी, इसी बिना पर वो इसे मार पीट करता था। हमशीरा से उसने मोबाइल भी ले लिया। 5 माह ही गुजरे थे, मतलब उसने ये कदम उठाया। उसके दरमियान में हमशीरा के हमसे ये बात ना हो सकी। वो इधर मिलवाने लाता था हमसे, लेकिन वो खुद साथ आता था, वो हमसे बात करने नहीं देता था। तो मोबाइल वगैरह भी उससे ले लिया, बहाने से उसने ले लिया और हमसे बात ना करने दी। लेकिन हमशीरा ने तंग आकर हमें कॉल की। 12 जनवरी को मुझे कॉल की, पहले भी कॉल वगैरह आती रही। 12 जनवरी को कॉल की उसने और कहा कि असल का मुझे बताए और कहा कि मुझे आकर ले जाए। मैं अपने ताया और चाचा के साथ हमशीरा को लेने चला गया आरिफवाला में। आरिफवाला पहुंचा उनके गांव, तो हमें इतला मिली वो आरिफवाला बाज़ार चला गया उसके लेकर, हमशीरा को लेकर। हम उसके पीछे बाज़ार गए, आरिफवाला शहर में गए, उधर हमारी मुलाकात हुई। इस बारे में बात की, वो हमारी बात पर गुस्सा हुआ और कहा कि हम घर जाकर बात करते हैं। वैसे वो हमारे आगे आगे गाँव की तरफ चल पड़े, किसी भी गाँव की तरफ चल पड़े और हम उनके पीछे में हम सुनसान सड़क आए। उसने उस सुनसान सड़क की तरफ बाइक मोड़ी और हमशीरा को फायर लगाया, जो उसके दाएं बाजू को क्रॉस करके पेट में जाकर लगा। दूसरा फायर लगाया उस जो हमशीरा के सर पर लगा और आर पार हो गया और हमशीरा के मौका पर डेथ हो गई। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, सारे एविडेंस कलेक्ट किए और मुलज़म को हिरासत में लिया और मुलज़म ने इकबाल जुर्म कर लिया। मैं DPO पाक पतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक बुलायत साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुकम्मल हिमायत की। और मैं DSP आरिफवाला तारिक साहब का शुक्रगुजार। मज़ीद मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि मुलज़म को इसके काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। आज का केस घर घर की कहानी है। आरिफवाला में तैमूर ने अपनी बीवी सिद्रा को गोली मारकर हलाक कर दिया और कहानी ये बनाई कि डाकू आए थे और उन्होंने उसे गोली मार दी। जब हम इसका सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि घरेलू झगड़े उनके होते रहते थे
और उन झगड़ों में ही ये वक्त आया कि उस शख्स को इतना ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से में उसका कंट्रोल लूज़ हो गया और उसने अपनी बीवी को गोली मार दी। इसके पीछे एक और वजह जो नज़र आती है वो ये है कि तैमूर किसी और शख्स, किसी और ख़ातून में भी इंटरेस्टेड था और इस वजह से भी उसने ये कदम उठाया। लेकिन ये कदम उठाना एक बहुत बड़ा अमल है, यानी ऐसी सोच रखना कि मैं दूसरे शख्स को कत्ल भी कर दूं, ये सोच किस जहन में आती है, वो कौन सा माइंडसेट होता है जो इस लेवल तक एक इंसान को ले जाता है कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अपने सामने मौजूद दूसरे शख्स को कत्ल भी कर दे। जो हमारे माशरे में इसको रोज़ रोज़ वाक़े बढ़ते जा रहे हैं। आज भी जो वाक़या रिपोर्ट हुआ मुबैना तौर पर, उसके ऊपर जो स्टोरी और हक़ाइक़ बयान किए गए हैं कि खावंद ने अपनी बीवी को इंतहाई बुरबरीत से कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसे डकैती का रंग देने की कोशिश की कि वो जा रहे थे, रास्ते में ये सानिया हो गया और फिर उसको कत्ल करके डाकू भाग गए। वट जो भी उन्होंने स्टोरी मुबैना तौर पर बयान की, मगर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें ये हक़ाइक़ सामने आए हैं कि खामद ही जो सा था वो अपनी बीवी का कातिल था। ऐसे वाक़े जो हमारे माशरे में रोज़ रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, इसकी बहुत सी वजूहात सामने आ रही हैं कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए घर घर एक मैसेज का, एक इंटरवेंशन का तरीक़ेकार हाथ में आ गया है। यही सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, मगर जहाँ पर इसके अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ मनफी पहलू भी सामने आ रहे हैं कि लड़के लड़कियों के अफेयर हैं। इसी तरह जो शादीशुदा लोग हैं उनके अफेयर्स भी सामने आते हैं और फिर वो अपने घरेलू नाचाकियों को, तंगियों को, परेशानियों को इस तरह अपने ऊपर हैवी करके उस ख़तून से या वो ख़तून उस मर्द से जिसको उसका अफेयर बन रहा होता है उसको पेश करते हैं कि वो बहुत ही मजलूमियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्यों ना हम इस मजलूमियत की ज़िंदगी को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाएं। तो उस रास्ते पे अपनाने के लिए वो हर वो इक़दाम करने के पर तैयार हो जाते हैं जहाँ पर उनकी सोचने समझने की सलाहियत मौफ हो जाती है। हालांकि कानून में एक रास्ता है कि आप उसे तलाक देकर आज़ाद कर सकते हैं और ख़ातून ने अगर मर्द से छुटकारा हासिल करना है तो वो खुला के ज़रिए भी वो रास्ता अख्तियार कर सकती है। मगर जब इंतहाई अहम इक़दाम उठाए जाएँ कि एक शख्स दूसरे शख्स की जान ले ले तो ये जुर्म है, हीनियस ऑफेंस है, जिसे ताज़ीरात पाकिस्तान में जुर्म डिक्लेयर किया गया है। और इसी तरह जो अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से हम देखें तो उसमें भी किसास और दियत ऑर्डिनेंस के तहत ये हीनियस ऑफेंस है और उसकी बाकायदा कानून में सज़ा लिखी गई है। इस वाले वाक़े में जो भी उसने किया, जो भी डकैती का रंग देने की कोशिश की उस शख्स ने, मगर उसने अपनी हकीकी बीवी की जान ले ली, ये एक हीनियस ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है और इसी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इकबाल, मैं पाकपतन दरेसी हूँ, चक्कर नंबर 16 SP। और मेरी बेटी का कत्ल हुआ, कत्ल किया मेरी घरदियां दे भतीजे ने, बहुत जुल्म किया जी। असी गरीब बंदे हैं, साड़ी कोई नहीं सुनता, वो पैसे वाले बंदे ने। हुकूमत की दरखास्त है भी सानू इंसाफ चाहिए। शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया और डकैती का ड्रामा रचाया। इस केस को बड़े कहते हैं ना कि माहिराना तरीके से आरएफ वाला पुलिस ने हल किया है और असल कातिल तक पहुंचे और असल कातिल शोहर ही था। इसी वाले से हम बात करेंगे DSP आरिफ वाला तारिक साहब से, जिनकी रहनुमाई में इस केस को हल किया गया। जी तारिक साहब बताइए कि ये सारा मामला था क्या? स्टार्टिंग में तो ये बंदा मुद्दई बना और बाद में यही कातिल निकला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 12 जनवरी की रात थी इसी साल, तकरीबन 8:45 बजे 15 की कॉल मौसूल हुई तैमूर ताज नामी आदमी की। इस तरह में रास्ते में डाकू ने रोका वारदात की नीयत से। मैंने बाइक नहीं रोकी तो मज़ामत की है तो उन्होंने फायर मारा, जिससे मेरी बीवी जो है शदीद ज़ख्मी हो गई है और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर जान बाक हो गई है। इस कॉल पे फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, मुकामी पुलिस पहुंची, मैं पहुंचा, हमारे DPO साहब पहुंचे।
मौका मुलाजा के दौरान जो है हमें कुछ वहाँ पे कुछ बात पैदा हो गए थे, शायद उनकी प्लानिंग में कोई फ़र्क था, या जैसे हमारी प्रोफेशनलिज्म होता है, जैसे हम लोग वकूए पे जाते हैं, मौका मुलाजा करते हैं, तो मौका जो है वो बोलता है। तो वहाँ से कुछ हमें इस पर शक हुआ, लेकिन हमने इजहार नहीं इससे किया। तो उसमें इसी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में जब हमने अपने शक के दायरे को थोड़ा सा वसी किया और उस हिसाब से हमने तफ्तीश को आगे बढ़ाया, तो फिर हैरत की बात यह है कि इसी मुद्दई तैमूर ताज ने अपनी ही बीवी के कत्ल केस में, जिसमें ये मुद्दई था, उसमें अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली। फिर हमने उससे इंटरोगेट किया उसे, भाई आपने ज़मानत क्यों करवाई, आप तो मुद्दई मुकदमा है। तो वो फिर वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा, उससे काफ़ी शुक्र शुबात जो है वो बढ़ने लगे। तो इसी तरह फिर जब तफ्तीश को मज़ीद दीगर ज़राए से वेरीफाई किया, उसमें जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। पुराने हमारे रवायती पुलिसिंग होती है, इलाके के लोगों को इंटरव्यू करना, लोगों से पूछताछ करना, वो फिर हालात सारे सामने इस तरह पर आए कि इसने खुद ही अपने घरेलू नाचाकी की बिना पर अपनी बीवी को कत्ल करके उस डकैती का ड्रामा रचाया, और इसने इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया। आवाम में बड़ा खौफ व हरास पैदा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DPO कैप्टन तारिक वलैद साहब, RPO महबूब रशीद साहब की हिदायत पर, उनकी गाइडलाइन पर चलते हुए हमने इसको ऐसे तरीके से डील किया और इसको हमने ट्रेस आउट किया। और फिर एक वक्त वो आया कि इसने फिर साहब उसके रूबरू अपना कन्फेशन किया, अपना जुर्म तस्लीम किया, और उसी मुकदमे में इसको चलान किया गया। इससे क्या वजह क्या बताइए कि क्यों मार दी बीवी को? बस घरेलू नाचाकी बताता है, लेकिन ये शादी कहीं और करना चाहता था, जो इसके दीगर ज़राए से बात कहीं और शादी करना चाहता था। अपनी पहली बीवी से जान छुड़ाना। पहली बीवी से जान छुड़ाना। पहली बीवी से बच्चे कितने थे इसके? नहीं, बीवी अभी इसकी प्रेग्नेंट थी। अच्छा। प्रेग्नेंट थी, अर्ली स्टेज पे थी। शादी कितना अर्सा हुआ था? शादी को तकरीबन साल एक हुआ था। 1 साल हुआ था। 1 साल के दौरान ही इसने अपनी बीवी को किसी और के लिए कत्ल कर दिया। HRCP की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 90% खवातीन पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, और ये वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और 0.4% केसेस रजिस्टर होते हैं। इसकी क्या वजह है? हम इसकी वजह पर जब गौर करते हैं तो पता चलता है कि सबसे पहली वजह हमारा पेट्रियार्कियल सिस्टम है, यानी जो हम मर्द को औरत पर फोकियत देते हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो एक सबसे बड़ी वजह तो यही है, डिस्क्रिमिनेशन है, यानी औरत और मर्द में जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, औरत को एक लेवल नीचे रखा जाता है और उसकी वजह से उसको अपना सब ऑर्डिनेट फील कराया जाता है। तो इसकी वजह से औरत जो है वो अपने आप को हमेशा डिपेंडेंट और सबमिसिव महसूस करती है, और फिर वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। इसी तरह से और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, जिसमें कि आप अगर देखें तो लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ी वजह है, यानी औरतों को पता ही नहीं होता कि उनके क्या हकूक़ हैं। उनको सिर्फ वही पता होता है जो कि इस सोसाइटी ने उन्हें बताया होता है कि वो मर्द की गुलाम है और उसकी मर्ज़ी से उन्होंने चलना है। इसके अलावा औरतें डिपेंडेंट होती हैं। डिपेंडेंट होना भी एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट है, यानी जब वो फाइनेंशियली और इमोशनली डिपेंडेंट होंगी तो फिर वो अपनी मर्ज़ी कहीं भी प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई कर सकती, और इसी वजह से वो वायलेंस को, तकलीफ़ को, हर चीज़ को बर्दाश्त करती चली आती हैं। और ये सब वजूहात जो हैं ये लेकर जाती हमें उस लेवल पर कि जहाँ पर हम बर्दाश्त करते चले जाते हैं, फीमेल्स ख़ास तौर पे जब बर्दाश्त करती चली जाती हैं तो दूसरे शख्स को वो अनेबल कर रही हैं, यानी उसको पता चल रहा है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और फिर जब वो कुछ भी कर सकता है तो वो लेवल भी आ जाता है जब दूसरा शख्स उस औरत को कत्ल भी कर सकता है। अब इस वाले वाक़े का अगर हम माशरती पहलू से, साइकोलॉजिकल तरीके से इसका एनालिसिस करें तो हमें ये नज़र आता है कि हमारे माशरे में जो ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, इसकी दीगर वजूहात के साथ साथ एक वजूहात ये भी है कि जो अखलाकी गिरावट का ग्राफ है वो हमारे माशरे में जो गिर रहा है, इसमें एक शख्स अपनी मज़लूमियत को इस तरीके से माशरे में तस्वीर कशी करता है कि वो चाहता है कि वो इस मज़लूमियत की ज़िंदगी से बाहर आए,
और बाहर आने के लिए वो जो भी रास्ता अडॉप्ट करना चाहे, चाहे वो सही है या गलत है, उसकी वो परवाह नहीं करता। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस नुक्ता नज़र से भी माशरे की आबियारी की जाए, लोगों की अवेयरनेस, आगाही के लिए ये वाज़ेह किया जाए कि अगर वो अपनी इस मजलूम ज़िंदगी से भी छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो उसमें कानून में वाज़ा तरीका है। अगर खामद बीवी से खुश नहीं है और वो किसी सूरत मसालत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता तो वो उसके लिए उसे तलाक देकर आज़ाद कर सकता है। इसमें कानून, फैमिली लॉ बहुत क्लियर है। और अगर इसी तरह औरत जुल्म बर्दाश्त कर रही है खामद का और उसके साथ उसका ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो चुका हुआ है, तो अगर उसे खामद तलाक नहीं भी देता तो वो आज़ादाना तरीके से अपने इलाके की करीबी फैमिली कोर्ट में जाकर खुला की डिग्री हासिल करके आज़ादी हासिल कर सकती है, ना कि इस हद तक गिरा जाए वो मर्द और औरत वो उस बंधन को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे की जान ले लें। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए माशरे में आगाही फैलाना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ दीगर मुतल्लिका अदारों को जो इस हवाले से काम करते हैं उनमें भी इस चीज़ के ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है ताकि माशरे में ऐसे जराइम की रोकथाम हो सके। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। मोरखा 12/1/24 को मुल्ज़म तैमूर ताज ने मेरी भतीजी सिदरा बीबी को नाहक कत्ल किया। मैं मुकदमे का गवाह हूँ। मुल्ज़म तैमूर ताज नहायत ही चालाक आदमी है। उसने अपने वालिदैन से हम मशवरा होकर मेरी भतीजी को नाहक कत्ल किया है। मुतवफ़िया के वालिदैन ज़ईफ़ुल उम्र और गरीब आदमी हैं। कत्ल की खबर जब गांव वालों को हुई तो पूरा गांव सोगवार हुआ और फौरी तौर पर मुतवफ़िया के घर पहुंचे, क्योंकि इस वक़ुआ पर पुलिस और ख़ास तौर पर DPO साहब ने हमारी मुकम्मल तौर पर मुआवनत की और मुल्ज़म को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया। हम DPO साहब के नहायत ही मशकूर हैं। अब चालान सेंटअप हो गया है। मुल्ज़म के वालिदैन और ख़ानदान वाले हमें धमकियां दे रहे हैं कि मुकदमे की पैरवी करना छोड़ दो, वरना सिदरा बीबी की तरह आपको भी कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है। हम मुल्ज़म तैमूर ताज को जल्द ही रहा करा लेंगे। हमें ख़तरा लाहक है कि हमें नुकसान ना पहुंचाएं। हमारी नहायत ही अदब से वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हाँ, मेहरबानी होगी। ऐसी सूरत हाल में किया क्या जा सकता है? सबसे पहली चीज़ जिस पर मैं फोकस करूंगी एज ए साइकोलॉजिस्ट वो है सेल्फ कंट्रोल। हर शख्स को अपने सेल्फ पर कंट्रोल डेवलप करने की ज़रूरत है। दूसरों पे कंट्रोल तो डेवलप लोग कर रहे होते हैं, लेकिन अपने ऊपर फोकस नहीं करते कि मुझे अपने ऊपर कैसे कंट्रोल रखना है ताकि मैं किसी भी सूरत हाल में उस लेवल पे ना पहुंच जाऊं कि मैं किसी को कत्ल कर दूं। तो ये जो सेल्फ कंट्रोल होता है ये आपके अंदर खुद से पैदा नहीं होता, आपको पैदा करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहला काम आप रिलैक्सेशन पे फोकस करें। जो भी शख्स अपने अंदर महसूस करता है कि उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा है और वो गुस्से में बेकाबू हो जाता है, उसको रिलैक्सेशन पर फोकस करना चाहिए। यानी सारा दिन में मुख्तलिफ टाइम्स में वो अपने आप को डीप ब्रीदिंग करके, बॉडी को रिलैक्स करके अपने आप को रिलैक्सेशन दें। इसके अलावा जिन लोगों में गुस्सा ज़्यादा होता है उनको अपने आप को फिज़िकली एक्टिव बनाना चाहिए, यानी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जिम करें। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है कि अपने जहन की ट्रेनिंग करें। दूसरे शख्स को अपने अंडर तस्वर करेंगे, अपनी मर्जी उस पर चलाने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, खुद भी और दूसरे को भी तकलीफ पहुंचाएंगे।
जहाँ तक ऐसे वाक़िअत का कानूनी नकात का ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीनल कोड में बहुत वाज़े लिखा हुआ है कि ऐसे ऑफेंस जो भी कोई किसी की शख्स की जान लेता है, चाहे कोई भी मोड हो, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी शख्स की जान लेकर डिफेंस पेश करना चाहे, तो उसे कानून में माफ़ी नहीं है। सेक्शन 300, 301, 302 इंटेंशनल मर्डर के बारे में ताजीरत पाकिस्तान बहुत वाज़े तौर से बयान करता है। इसके साथ साथ जो किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस 1990 से हमारे मुल्क में लागू है, उसके तहत भी अगर शरई तरीके से भी किसी को सज़ा देनी है इस्लामी नुक्ता नज़र से, तो किसास में कत्ल का बदला कत्ल है। तो उसके लिए चशमदीद गवाह का होना और उसकी तमाम शहादत के इंग्रेडिएंट्स को पूरा करना ज़रूरी है, और उसके मुताबिक अगर वो चशमदीद गवाह मिल जाते हैं और वो बिल्कुल बयानी होते हैं, तो फिर उसको किसास की में कत्ल की बदला कत्ल सज़ा दी जाती है। और अगर वो चशमदीद गवाह या कोई इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल ना हो तो फिर उसे ताजीरत पाकिस्तान में सज़ाए मौत फांसी की सूरत में दी जाती है। तो इस वाले वाक़े में जिस तरह बुरबरीयत से खामन ने अपनी बीवी को कत्ल किया, फिर उसमें डकैती का ड्रामा रचाया, जो वट एवर भी वो अब मुबीना तौर पर स्टोरी बयान कर रहा है या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, एक इंटेंशनल मर्डर के ज़ुमरे में ही आता है, और इसकी पाकिस्तान पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सज़ाए मौत का ही ट्रायल किया जाएगा। मेरा नाम जहाँ सेब है, 16 एसपी का रिहायशी हूँ। मेरा मुजम्मल बहुत अच्छा दोस्त है। मुजम्मल की सिस्टर की शादी की हम दोनों ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की थी। शादी के 5 माह बाद ही हमें ख़बर मिली कि सिस्टर की मतलब मुजम्मल की सिस्टर का कत्ल हो गया। कत्ल की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, गांव में खौफ और रात फैल गया, और गांव के कुछ मेंबर और ये यानी मतलब जो कि नंबरदार होते हैं, उन्होंने ये मतलब फैसला किया कि मुजम्मल का वालिद बहुत गरीब आदमी है, इसकी खुद ही तौर पर ना इन्वेस्टिगेशन की जाए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और वो तैमूर ताज ही मुलजिम निकला। हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। मसाइल का इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाना कि एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाए, ये लेवल तो बाद में आता है, लेकिन जो डेली रूटीन में हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में अक्सर फैमिलीज़ में झगड़े और लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। इन झगड़ों का जहन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक तो वो लोग जो कि झगड़ रहे होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके ऊपर तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी नई जनरेशन तबाह हो रही होती है, यानी बच्चे तबाह हो रहे होते हैं। बच्चों को पता चल रहा होता है कि उन्होंने बड़े होकर क्या करना है, यानी बड़े होकर वो भी गुस्सा करेंगे, वो भी झगड़ा करेंगे, वो भी इसी तरह से दूसरे से अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप गौर करें तो मोस्टली इन झगड़ों में दूसरे से अपनी बात मनवाने की कोशिश होती है। इसकी वजह से हम दूसरे को अपनी बात कहने का हक नहीं देते। यानी ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिस पे अगर हम फोकस कर लें कि आज से हम डिसाइड कर लें कि हर शख्स को हक है अपनी बात कहने का, और अगर मैंने कोई फैसला करना है अपनी ज़ात के लिए तो मैं करूं, दूसरे ने करना है तो वो करे, और जो मुश्तरका फैसले हैं उसमें मिल बैठकर डिसीजंस लिए जाएं, तो कभी भी झगड़े नहीं होंगे। तो इस तरह की सूरत हाल में एक छोटी सी टिप अगर आप ये पिक कर लें और इसको अप्लाई करना शुरू कर दें, तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी बेहतर होती है और बच्चों की ज़िंदगी भी बेहतर होती है। वो भी बेहतर तरीके सीखते हैं बड़े होकर अप्लाई करने के लिए। इसके ऊपर जो कानून है, कानून बिल्कुल वाज़ह है कि ये हीनियस ऑफेंस है, ये कत्ल के ज़ुमरे में आएगा, और इसमें किसी सूरत जो वली है या जो वारसान है वो माफ़ नहीं कर सकते। अगर वो माफ़ करते हैं तो एक हद तक उसका पहलू है, मगर कोर्ट को इख्तियार दे दिया है कि वो इसको ट्रायल ज़रूर करेगी। तो हम समझते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आगाही अवेयरनेस के साथ साथ मुतल्लिका कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी मजबूत और कंक्रीट रोल अदा करना होगा, ताकि ऐसे
वाक़यात के ऊपर फौरी तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके, जिस तरह इस वाक़े में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और उस पर पलू तक पहुँचे कि असल कातिल कौन है, अब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल एज़ पर ड्यू टाइम वो प्रोसिक्यूशन में जमा हो, ताकि उसके ऊपर प्रोसेस करके उसे जज़ा सज़ा की तरफ कोर्ट लेकर जाए।